जारा के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने पहले ही इस्तीफा दे दिया था और वो कह सकते थे कि अब उनका कोई रिश्ता नहीं है। उसे अब पहले की तरह उसके दिल को समझने की कोशिश करने की जरूरत नहीं थी। वो पीछे मुड़कर नहीं देखा और चलती रही। अर्जुन ने उसकी लंगड़ाती हुई आकृति को देखा। उसका भाव नहीं बदला, लेकिन वो और भी ठंडा लग रहा था। कुछ ही देर में शौर्य सुयश और करण सिन्हा को पुलिस स्टेशन से बाहर ले आया। चलते चलते उन्हें डांट रहा था। तुम सब बड़े हो गए हो और फिर भी लड़ाई के लिए पुलिस स्टेशन में समाप्त हो जाते हो। क्या तुम मिडिल स्कूल के बच्चे हो? मुझे लगता है तुम सब अपने पिता से पिटाई के लायक हो। करण ने दया की भीख मांगी। भाई शौर्य, आज के लिए धन्यवाद। कृपया कृपया मेरे पिता को इस बारे में पता न चलने देना, नहीं तो मेरे पैर टूट जाएंगे। अगर तुम चाहो तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में चीजों के बारे में सोच लेना। हम अजनबी नहीं हैं, हम साथ बड़े हुए हैं। क्या हिंसा का सहारा लेना सच में जरूरी था? शौर्य एक अच्छे परिवार से आता है, उसका चरित्र अच्छा है और वो बहुत सक्षम है। इसलिए वो इस उपदेशात्मक लहजे का उपयोग करने के लिए सबसे योग्य है। ठीक है, ठीक है। करण ने इधर उधर देखा, लेकिन जारा को नहीं देखा। उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। अपना सिर खुजलाया और पहले चला गया। सुयश सीढ़ियों से नीचे भागा और सीधे अर्जुन से पूछा, भाई झा, जारा कहाँ है? क्या वो चली गई? मैं उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता था। सौभाग्य से उसने तुम्हें ढूंढ लिया, नहीं तो अगर ये मामला मेरे पिता तक पहुंच गया होता तो उसने मेरा कार्ड फिर से सस्पेंड कर दिया होता। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं वो शर्मिंदा हुआ। वो बकबक करता रहा, धत तेरे की, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन गया हूं। मुझे ये भी नहीं पता कि पुलिस को किसने फोन किया था। क्या बदकिस्मती है। उसने तुरंत बड़े उत्साह से सुझाव दिया, चलो आज रात भाई लू की बार में चलते हैं और कुछ मस्ती करते हैं, अपनी बदकिस्मती दूर करने के लिए। शौर्य ने उसके सिर के पिछले हिस्से पर थप्पड़ मारा। तुम अभी अभी पुलिस स्टेशन से बाहर आए हो और बार में उत्पात मचाना चाहते हो। तुम सीखते नहीं हो। घर जाओ और अपने कार्यों पर विचार करो। सुयश ने फिर भी शौर्य की बात मानी और आज्ञाकारी रूप से चला गया। शौर्य अर्जुन के पास गया और पूछा, क्या तुमने सेक्रेटरी मेहता को वापस काम पर बुला लिया? अर्जुन कार की तरफ बढ़ा। उसके पैर की चोट अभी ठीक नहीं हुई है, उसे कुछ और दिन आराम करने दो। शौर्य पूरी तरह से समझ गया। वो बता सकती थी कि उसके शब्द जारा के पैर की चोट के कारण काम पर न जा पाने की चिंता से नहीं थे, बल्कि इसलिए थे क्योंकि उसे यकीन था कि जारा के पैर की चोट ठीक होते ही वो काम पर लौट आएगी। वो हमेशा जारा के साथ इस तरह छेड़छाड़ करता था और शौर्य सच में नहीं जानता था कि क्या कहे। सुयश ऐसा आदमी नहीं था जो ज्यादा देर तक स्थिर रह सके। उसे अपने कार्यों पर विचार करने को कहा गया और उसने 3 दिनों तक ऐसा किया। हालांकि तीसरे दिन की शाम को उसने फिर भी सबको रॉयल ओक क्लब में बुला लिया। उसने इसे एक स्वागत पार्टी कहा, लेकिन ये वास्तव में सबको एक साथ मस्ती करने के लिए लाने का एक बहाना था। वो स्वागत पार्टी का असली अर्थ भी नहीं जानता था। जब वो खूब मस्ती कर रहा था, उसने जारा को भी फोन कर दिया, जारा, हम अब रॉयल ओक क्लब में हैं, आ जाओ। हम उस बदकिस्मती को दूर कर रहे हैं जो मुझे दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में समाप्त होने पर मिली थी। अगर तुम नहीं होती तो मैं यहां से बाहर नहीं होता। तुम एक हीरो हो, ये ब्यूरो तुम्हारे बिना काम नहीं कर सकता। जारा बिना सोचे जानती थी कि उसके समूह में किस तरह के लोग हैं। अर्जुन शायद वहां न हो, लेकिन उसके दोस्त जरूर होंगे। वो ऐसे घेरे में शामिल नहीं होना चाहती थी जो उसका नहीं था, इसलिए निश्चित रूप से उसने मना कर दिया। या मास्टर सुयश, मुझे माफ करें, मेरे यहां रिश्तेदार आए हुए हैं और मुझे उनका मनोरंजन करना है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती। इसके अलावा मैंने उस दिन सिर्फ प्रेसिडेंट शौर्य को फोन किया था। श्रेय प्रेसिडेंट शौर्य को जाता है। अगर आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं
तो प्रेसिडेंट शौर्य को धन्यवाद दे। नहीं, 1 मिनट रुको। सुयश ने फोन हाथ में लेकर बाहर चलते हुए और एक कान ढकते हुए कहा, क्या तुम सच में घर पर हो? तुम्हारी तरफ से संगीत थोड़ा परिचित क्यों लग रहा है? जारा ने और कुछ नहीं कहा। अगर यंग मास्टर सुयश के पास और कोई काम नहीं है तो मैं फोन रखती हूं। रुको, रुको। सुयश पहले ही रॉयल ओक क्लब के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था। इधर उधर देखा तो सड़क के किनारे एक परिचित आकृति देखी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और वो तेजी से भागा, महिला की बाह पकड़ ली। जारा। जारा जैसे ही पकड़ी गई, वो चौंक गई। उसने तेजी से सिर घुमाया और सुयश की चमकती आंखों से सामना हुआ। मैंने कहा था कि तुम्हारे फोन का संगीत बिल्कुल मेरे जैसा ही था। ये यहां होना चाहिए, और तुमने फिर भी मुझसे झूठ बोला। जारा ने अपनी जीभ की नोक काट ली। प्रिया कपूर यहां एक क्लाइंट से मिल रही थी और उसने उसे मैसेज किया था कि वो थोड़ी नशे में है और उसे लेने आने को कहा था। प्रिया आमतौर पर उससे मदद नहीं मांगती है, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसके साथ कुछ न हो जाए, इसलिए वो तुरंत दौड़ी आई। लेकिन प्रिया ने रूम नंबर नहीं बताया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो किस रूम में थी। वो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी कि सुयश का फोन आया। वो उसे ज्यादा समझाने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने झूठ बोला कि उनके यहां मेहमान हैं। लेकिन जारा ने अपने होंठ भींचे और केवल सच बता सकी। यंग मास्टर सुयश, मैं एक दोस्त का इंतजार कर रही हूं। उसने अभी कहा था कि वो घर पर रिश्तेदारों का मनोरंजन कर रही है, लेकिन अब उसने कहा कि वो बाहर दोस्तों का इंतजार कर रही है। सुयश को अब उस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने उसे रॉयल ओक क्लब में घसीटने पर जोर दिया। जारा ने चाहे जितनी कोशिश की, वो छूट नहीं सकी। अरे यार, आज परिचितों का जमावड़ा है, कोई बाहरी नहीं है। तुम इतनी शर्मीली क्यों हो? हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और भाई झा भी यहां है। जारा ने सोचा, सुयश सच में बेवकूफ है। भले ही ज्यादातर लोग उसके और अर्जुन के रिश्ते को गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन वो जानते थे कि वो साथ थे और अब अलग हो गए हैं। वो कभी भी उसे जबरन डिनर टेबल पर घसीटने जैसा काम नहीं करेंगे। अलावा इसके, अर्जुन आज रात एक नारंगी भी लाया था। अनन्या सफेद ड्रेस में चुपचाप और आज्ञाकारी रूप से अर्जुन के बगल में बैठी थी। आसपास के भ्रष्टाचार से अलग दिख रही थी और उसे उस पर और भी अधिक निर्भर बना रही थी। उसने जारा के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया और फिर अर्जुन के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जारा जोड़े को जाने देना चाहती थी, लेकिन भावनाएं टेक्स्ट डिलीट करने की तरह नहीं हैं। आप उन्हें Ctrl+A और एंटर दबाकर पूरी तरह से मिटा नहीं सकते। इसमें समय लगता है, इसलिए पूरी तरह से अनजाने में इस पल में अनन्या को अर्जुन के बगल में बैठे देखकर उसे पहली बार याद आया जब वो अर्जुन के साथ उसके दोस्तों से मिलने आई थी। उस समय वो 3 महीने से उसके साथ थी और उसके लिए उसका प्यार बहुत भावुक अवस्था में था। वो उसे एक निजी क्लब में ले गया और सुयश हमेशा की तरह दरवाजा खोलने वाला था। सुयश ने उसे देखा, एक सेकंड के लिए रुका, फिर मुड़ा और चिल्लाया, बकवास। भाई झा अपनी गर्लफ्रेंड को लाया है। उसके कदम रुक गए। अर्जुन पहले ही अंदर जा चुका था। उसका इंतजार नहीं किया। उन कुछ सेकंडों में उसे खुशी की एक प्रबल अनुभूति हुई। सच में विश्वास हो गया कि अर्जुन उसे उसकी पहचान की स्वीकृति के रूप में अपने दोस्तों से मिलाने लाया था। नतीजतन वो अंदर गया, आराम से बैठ गया और आराम से सुयश के सवाल का जवाब दिया, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं। उसी समय उसने अपने बगल वाली सीट को थपथपाया और कहा, यहां बैठो। जारा की खुशी बर्फ के फावड़े से चेहरे पर मारने जैसी थी, जिससे वो पूरी तरह से शांत हो गई। सुयश ने ओ कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसमें कोई मजा नहीं है। प्राइवेट रूम में उसके दोस्तों ने अब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे जारा कुछ शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वो उसकी गर्लफ्रेंड होने से इनकार करती है, लेकिन उनकी हरकतें अंतरंग हैं।
जो एक शारीरिक संबंध दर्शाती है, लेकिन भावनाओं पर चर्चा करने की हद तक नहीं। ये उन राजकुमारियों की तरह है जो प्राइवेट रूम में कालीन पर घुटने टेकती हैं, पुरुषों के लिए पेय डालती हैं और फल खिलाती है। अब जब वो अनन्या को अपने साथ लाया था, जारा असल में थोड़ी उत्सुक थी कि उसने अपने दोस्तों से अनन्या का परिचय कैसे कराया। बेशक ये उत्सुकता क्षणभंगुर थी। जारा प्रिया के बारे में अधिक चिंतित थी। यंग मास्टर सुयश, मैं सच में एक दोस्त का इंतजार कर रही हूं। मैं अभी तक उसे नहीं ढूंढ पाई हूं, इसलिए मैं अब चलती हूं। सुयश को लगातार मना किया जा रहा था और उसका भाव असल में कुछ अप्रिय था। उसकी हैसियत के लोग आमतौर पर उसे शर्मिंदा करने की हिम्मत नहीं करते। उसने एक गिलास शराब ली, फिर एक पी लो, जाने से पहले एक पी लो। ये मेरा बड़ा दिन है, तुम पी नहीं सकती, क्या तुम पी सकती हो? दूसरों ने अर्जुन की तरफ देखा और ये देखकर कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसे जारा के सुयश से परेशान होने की कोई परवाह नहीं लग रही थी, उन्होंने एक पल के लिए सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, एक कप काफी नहीं है। सुयश की बदकिस्मती दूर करने के लिए हम सब कम से कम 3 कप पीते हैं। 3 गिलास डाले गए, एक लाल, एक सफेद और एक पीला, प्रत्येक का रंग अलग। एक बार यहां आ गए तो पीना ही होगा। यहां अनन्या को छोड़कर हर किसी ने, जो शराब नहीं पीती, अपने गिलास खत्म कर लिए हैं। उन्होंने अनन्या को इतनी स्वाभाविक रूप से बुलाया कि जारा समझ गई कि ये उनकी पहली बार अनन्या से मिलना नहीं था। ऐसा अनुमान है कि जिन 2 महीनों के दौरान उसे बैंगलोर स्थानांतरित किया गया था, अर्जुन अनन्या को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए 1 से अधिक बार लाया था। सुयश पहले से ही नशे में था और खूब मस्ती कर रहा था, और इस प्रशंसा के साथ वो पूरी तरह से बह गया। ये सही है, केवल अनन्या को भाईझा ने सुरक्षित रखा और उसने नहीं पी। भाईझा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि रेस्तरां की सचिव को वो 3 कप पीने चाहिए? अर्जुन ने सिगरेट सुलगाई और धीरे धीरे धुआं छोड़ा। पी लो। जारा ने शराब का गिलास उठाया और एक घूंट में पी गई। लगातार 3 गिलास खत्म किए और फिर गिलास उल्टा कर दिया। उसने कहा, मैं पी लूंगी। आपको भविष्य में अच्छी किस्मत और अच्छा भाग्य मिले, मिस्टर सुयश। मुझे आज सच में एक जरूरी काम है और मैं आपका साथ नहीं दे सकती। मुझे माफ करें। अर्जुन की नजर गहरी और रहस्यमयी थी और जारा मुड़कर चली गई। उसने जल्दी पी लिया, जल्दी बोली और जल्दी चली गई। सब थोड़ा अचंभित रह गए और उसे नहीं रोका। उसके जाने के बाद वो बुदबुदाए, वो बोरिंग थी। जारा मेहता बस बोरिंग है। वो पहले से ही उस दुविधा में थी। अगर उसने नहीं पी होती तो वो प्राइवेट रूम से नहीं निकल पाती। ये केवल 3 पेय थे। उन्हें पीने से समस्या हल हो जाती और उसे प्रिया को ढूंढने से नहीं रोकता। वो क्यों नहीं पीती? विद्रोह सराहनीय है, लेकिन दुरुपयोग किया गया साहस कुछ हल नहीं करता और केवल युवा स्वामियों के चंचल कारनामों में वृद्धि करता है। जारा अर्जुन के उसे पिलाने के इरादे के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, जबकि अर्जुन ने उसके जाने के बाद अपनी सिगरेट बुझा दी। उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी जो पेय डाल रहे थे। दूसरे पूरी तरह से भ्रमित थे। डॉट क्या हुआ? भाईझा? शौर्य, जो उसके बगल में खड़ा था, ने कहा, मिलाकर पीने से सबसे आसानी से नशा होता है। हां, तुम क्यों नहीं जाकर देख लेते? ये जगह मिली जुली है। अनन्या ने अर्जुन के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और एक मुस्कान बनाने की कोशिश की। दीदी जारा की शराब सहन करने की क्षमता अच्छी है, उन्हें नशा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो किसी को ढूंढ रही है और वो काफी व्यग्र लग रही है। मिस्टर मल्होत्रा, आप क्यों नहीं जाकर देखते कि कुछ मदद कर सकते हैं? अर्जुन ने जवाब दिया, क्या तुम्हें नींद आ रही है? क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? अनन्या आज्ञाकारी रूप से उसके कंधे पर झुक गई। मुझे नींद नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सुयश का दिमाग थोड़ा साफ हो गया और उसे लगा कि शौर्य की बात समझ में आती है। वो अभी भी काफी चिंतित थी। फिर मैं जाकर देखता हूं। जारा को अभी भी प्रिया से कोई जवाब नहीं मिला था,
इसलिए उसने बस फोन कर दिया। फोन कनेक्ट हुआ, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। गलियारे में रोशनी कम थी और तरह तरह की चीजों की बू आ रही थी। शराब, सिगरेट और परफ्यूम सब एक साथ मिल गए थे, जिससे ये विशेष रूप से अप्रिय हो गया था। उसने वो गिलास जल्दी और बड़ी मात्रा में पी लिए थे और अब गंध से उसका पेट बहुत बेचैन हो गया था। चिंता के साथ वो अपना सिर नीचे करके 2 बार उल्टी करने से नहीं रोक सकी। तभी बगल के प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और कुछ लोग बाहर निकले। जारा सीधे उनसे टकरा गई और लड़खड़ा गई। जिस आदमी से वो टकराई, उसने उसे संभाला और उसने जल्दी से अपना हाथ खींचते हुए कहा, मुझे माफ करें, मेरा इरादा नहीं था। दूसरा व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर एक स्पष्ट चुंबकीय आवाज में बोला, कोई बात नहीं। जारा उसे देखने के लिए ऊपर देखना चाहती थी कि तभी उसका फोन, जिसका जवाब नहीं दिया गया था, अचानक कनेक्ट हो गया। प्रिया ने तत्काल पुकारा, यूयू, मैं तीसरी मंजिल पर हूं। बाकी भाषण अस्पष्ट था, लेकिन पृष्ठभूमि में कई पुरुषों की आवाजें लग रही थी। जारा ने तुरंत मुड़कर ऊपर की ओर भागना शुरू कर दिया। जिस आदमी से वो टकराई थी, उसने उसकी आकृति का पीछे आंखों से पीछा किया। उसकी भावनाएं पूरी तरह से मासूम नहीं थी, लेकिन जल्द ही 2 और आकृतियां तेजी से उसके पास से गुजरी, जिनमें से एक ने उसे अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। सीसी, बॉक्स नंबर क्या है? प्रिया ने फिर से जवाब नहीं दिया। जारा को बुरा लगा और उसने अब कोई परवाह नहीं की। उसने एक के बाद एक प्राइवेट रूम के दरवाजे खोल दिए। आखिरकार एक प्राइवेट रूम खोलने के बाद उसने प्रिया को 2 आदमियों द्वारा जबरन शराब पीते देखा। उसके चेहरे पर बहुत पीड़ा के भाव थे। जारा तुरंत अंदर भागी और दोनों आदमियों को एक तरफ धकेल दिया। आदमी गाली देने लगे, कौन है, कौन है? जारा ने प्रिया को ढक लिया। उसकी नजर मेज पर बैठे आदमियों पर पड़ी और शांति से कहा, एक लड़की को इस तरह जबरन शराब पिलाना उचित नहीं है। आदमियों ने उसकी सुंदरता देखकर व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, हम यहां व्यापार पर बात करने आए हैं। कौन सा व्यापार बिना 1-2 पेय पिए होता है? जारा इतने सालों से मल्होत्रा ग्रुप की मुख्य सचिव रही है। वो बहुत चतुर और व्यावहारिक है और वो अच्छी तरह जानती है कि वो उनका सीधे सामना नहीं कर सकती। डिनर पर व्यापार पर चर्चा करते समय माहौल को रोशन करने के लिए पीना अच्छा है। जारा ने प्रिया का गिलास उठाया, लेकिन बहुत ज्यादा आपके स्वास्थ्य के लिए बुरा है और कल आप बॉस अस्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिए मैं सीसी की ओर से आप सभी को टोस्ट करती हूं और आज रात के लिए बस इतना ही। आदमी हंसे, एक बहुत ही अशिष्ट हंसी। तुम अपने आप को क्या समझती हो? हम तुमसे कह रहे हैं कि हमें मान दो। तुम्हारा कितना मान है? जारा ने कहा, मेरा वास्तव में ज्यादा मान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिद्धांत बहुत सरल और समझने में आसान है और बॉस भी इसे समझ जाएंगे। 2 कंपनियां तभी सहयोग पर बातचीत कर सकती हैं जब ये दोनों के लिए फायदेमंद हो। अगर चीजें बहुत बदसूरत हो जाती हैं और सहयोग विफल हो जाता है, तो ये निश्चित रूप से सीसी की कंपनी के लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन ये आपके लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। बॉस, क्या आपको नहीं लगता? ये बिल्कुल सच है। सहयोग संभव है क्योंकि दोनों पक्षों को लाभ हो सकता है और कोई भी पक्ष विशेष रूप से लाभ नहीं उठा रहा है। ये सिर्फ इतना है कि पुरुषों में युवा लड़कियों के लिए चीजों को मुश्किल बनाने और छोटे फायदे लेने के लिए अनुबंधों का उपयोग करने की एक बुरी आदत है। लेकिन ये इतना आगे नहीं जाता है कि अगर उन्हें वो नहीं मिलता जो वे चाहते हैं, तो अनुबंध तोड़ दें। जारा के बगल में एक आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अचानक कहा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले देखा है। तुम मिस्टर मल्होत्रा की सचिव हो, है ना? दूसरे व्यक्ति के भाव थोड़े बदल गए। कौन से मिस्टर मल्होत्रा? बिल्कुल, मल्होत्रा ग्रुप के प्रेसिडेंट मल्होत्रा। अचानक मेज पर बैठे अन्य लोगों ने जारा की तरफ एक अधिक अस्पष्ट नजर से देखा और पहले जैसे अशिष्ट नहीं रहे। जो बॉस प्रभारी था, उसका अब प्रिया
और जारा के लिए मुश्किलें पैदा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसे लगा कि उन्हें ऐसे ही जाने देना शर्मनाक होगा। चूंकि जारा ने टोस्ट करने की बात छेड़ दी थी, उसने कहा, ठीक है, तुम उसे ले जा सकती हो। प्राइवेट रूम में तुम इसे प्रत्येक एक टोस्ट पेश करेगा और एक बार पी लेने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। प्राइवेट रूम में 8 लोग थे, जिसका मतलब 8 कप थे। प्रिया अस्थिर रूप से खड़ी हुई। उसका चेहरा पीला और नीला पड़ गया था। स्पष्ट रूप से बुरी हालत में थी। ठीक है, मैं जाऊंगी, मैं टोस्ट करूंगी। जारा ने प्रिया को बैठाया और अपना शराब का गिलास उठाया। मैं ये शराब पी लूंगी, मैं पी लूंगी। फिर बॉस और सीसी की कंपनी के बीच सहयोग हो गया माना जाएगा। कैसा रहेगा? जरूर, तुम इसे पी लो और हम तुम्हारे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। जारा अपने शराब के गिलास के साथ सबके पास टोस्ट करने गई। हर एक पे एक घूंट में पी गई। प्रिया को उसके लिए विशेष रूप से बुरा लगा, लेकिन अगर वो उस तरह नहीं पीती तो वो आज रात इतनी आसानी से नहीं निकल पाती। मार्तन लोग की यही नियम है। जब वो 5वें व्यक्ति के पास पहुंची, जारा पहले से ही लड़खड़ा रही थी। उसकी शराब सहन करने की क्षमता आमतौर पर अच्छी थी, लेकिन आज वो मुख्य रूप से सुयश द्वारा दिए गए 3 कप शराब से प्रभावित थी। इसलिए उसकी सहनशीलता अभी तक नहीं बनी थी और वो अब इसे संभाल नहीं सकती थी। वो मेज पर झुकी, छठे व्यक्ति के पास गई और एक मुस्कान बनाने की कोशिश की। बॉस, आपके साथ व्यापार करके खुशी हुई और मैं आपको बड़ी सफलता की कामना करती हूं। कप खत्म करने के बाद जारा ने सिर घुमाया और कई बार खांसी की। सुयश दरवाजे के बाहर खड़ा, आह भरी, भाई झा, सेक्रेटरी मेहता इतनी ईमानदार क्यों है? 8 कप शराब के बाद वो पूरी तरह से बेहोश हो जाएगी। अर्जुन का भाव ठंडा था। उसने खुद मांगा था। जब उस व्यक्ति ने उसे उसकी सचिव के रूप में पहचान लिया, जारा आसानी से इसे स्वीकार कर सकती थी, या यहां तक कि कह सकती थी कि वो दूसरे प्राइवेट रूम में थे। उसे विश्वास नहीं था कि ये लोग जो उसका नाम नहीं जानते थे, उससे सावधान नहीं होंगे और उन्हें सीधे जाने नहीं देंगे। चूंकि उसने उसकी शक्ति पर भरोसा करने के बजाय पीना पसंद किया, तो उसे जो भी भुगतना पड़े भुगतना चाहिए। सुयश को लगा कि उसका भाई झा सच में निर्दयी है, लेकिन फिर अगर वो इतना निर्दयी है तो वो साथ क्यों आया? बॉस ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, अभी 2 कप बाकी है। जारा ने मुश्किल से अपने 7वें कप शराब को अपने होठों से लगाया था कि वो बिना रुके जोर से खांसने लगी। सुयश ने अपनी जीभ काटी। कुछ व्यंग्यात्मक कहने ही वाला था कि एक जोरदार धक्के ने उसे अंदर धकेल दिया। हे भगवान! सुयश बिना किसी चेतावनी के बाहर निकल आया। प्राइवेट रूम में सबकी नजरें उस पर पड़ी। किसी ने उसे पहचान लिया और आश्चर्य से कहा, यंग मास्टर सुयश। जारा ने दरवाजे के पीछे एक परिचित आकृति को गुजरते देखा। सुयश ने खुद को संभाला, एक पल के लिए सोचा, अपना गला साफ किया और फिर अंदर गया और जारा का शराब का गिलास छीन लिया। बहुत हो गया। बड़े बड़े आदमियों का 2 महिलाओं को परेशान करना कैसा कौशल है? वो पहले ही कई पेय पी चुकी है, तुम उसे फिर से क्यों पिला रहे हो? अगर तुम्हें इतना पीना पसंद है तो हमारे साथ क्यों नहीं पी लेते? सुयश उद्योग में एक जाना माना व्यक्ति है और अर्जुन और शौर्य जैसे लोगों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। अब जब उसने बोल दिया, कौन हिम्मत करेगा कि जारा को फिर से पीने दे? सुयश ने जारा को जाने के लिए खींचा, लेकिन जारा अभी भी प्रिया के बारे में सोच रही थी। वो अनुबंध? हस्ताक्षर करो, अभी हस्ताक्षर करो। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद जारा ने उसे एक हाथ में पकड़ा और दूसरे से लगभग अचल प्रिया को सहारा दिया और सुयश के पीछे पीछे प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई। सुयश ने गलियारे में बाएं और दाएं देखा, लेकिन अर्जुन को नहीं देखा। उसने अपना सिर खुजलाया, मुड़ा और पूछा, क्या तुम और तुम्हारे दोस्त ठीक हो? कुछ नहीं, पहले के लिए धन्यवाद, यंग मास्टर सुयश। जारा ने ईमानदारी से धन्यवाद दिया।
हालांकि वो शराब के आखिरी 2 गिलास पी सकती थी, लेकिन वो बहुत बुरा महसूस करती। सुयश ने वास्तव में उसकी मदद की थी। ये पहली बार था जब सुयश को ज़ारा ने इतनी ईमानदारी से देखा था, और वो असल में थोड़ी शर्मिंदा थी। वो मुस्कुराई और अपना एक खूबसूरत दांत दिखाया। तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। जब तक तुम मेरे लिए काम करने के मामले पर गंभीरता से विचार करो, यही काफी है। ज़ारा ने कहा कि वो जरूर करेगी। सुयश के किसी को उन्हें छोड़ने के ऑफर को विनम्रता से अस्वीकार करने के बाद ज़ारा ने प्रिया को लेकर पहले निकल गई। सुयश ने एक अच्छा काम करने के लिए सराहना पाने की संतुष्टि का अनुभव किया और खुशी खुशी अपने प्राइवेट रूम में लौट आया। अर्जुन को वहां बैठे देखकर उसने शिकायत की, भाई झा, तुमने मुझे अभी धक्का क्यों दिया? अर्जुन ने उसे एक उदासीन नजर से देखा। सुयश बेवकूफी से मुस्कुराया, लेकिन ये ठीक है, मैंने भी हीरो बनकर संकट में फंसी महिला को बचा लिया। सेक्रेटरी मेहता ने कहा कि उसने मुझे धन्यवाद दिया और मुझे डेट करने पर गंभीरता से विचार करेगी। शौर्य ने अर्जुन की तरफ देखा और मोटे तौर पर समझ गया। वेटर अर्जुन के पास गया, झुका और बोला, मिस्टर मल्होत्रा, आपके ड्राइवर ने कार दरवाजे पर ला दी है। ज़ारा और प्रिया एक दूसरे को सहारा देते हुए रॉयल ओक क्लब से बाहर निकली और कर्ब पर खड़ी होकर अपनी राइड हेलिंग कार का इंतजार करने लगी। प्रिया आखिरकार खुद को रोक नहीं सकी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो यू, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाल दिया। तुमने सच में मुझे इस मुसीबत में डाल दिया है, इसलिए इस अनुबंध पर अपना कमीशन मिलने के बाद तुम्हें मुझे एक अच्छा भोजन खिलाना होगा, ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया ने स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। वे दोनों काफी शराब पी चुके थे और अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, इसलिए वो घर जाकर आराम करने के लिए उत्सुक थे। प्रिया पीले चेहरे के साथ पूछा, यू, जो कार हमने बुलाई थी उसका लाइसेंस प्लेट नंबर क्या था? ज़ारा ने अपने फोन पर देखा, आखिरी 4 अंक 429 है। वो इसे पढ़ने के बाद रुकी। लाइसेंस प्लेट के आखिरी 2 अंकों का जिक्र कर रही थी। प्रिया की आंखें चमक उठीं और वो अस्थिर रूप से उसकी तरफ बढ़ी। यहां, लेकिन सिस्टम ने दिखाया कि दूसरा पक्ष अभी भी उनसे 2 किलोमीटर दूर था। ज़ारा ने भ्रम में ऊपर देखा और प्रिया को एक काली कैन का पिछला दरवाजा खोलते देखा। उसकी आंखें तन गई और वो तुरंत भागी। ये नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पहले से ही कैन की पिछली सीट पर बैठी महिला को खाली देख रहे थे। अनन्या, ये कार अर्जुन मल्होत्रा की है। ज़ारा ने देखा कि लाइसेंस प्लेट के आखिरी कुछ अंक अर्जुन के समान थे, केवल पहले कुछ अक्षरों में अंतर था, जिसके कारण भ्रम हुआ। तुम क्या कर रही हो? अर्जुन संयोग से वहां से गुजर रहा था और उसकी ठंडी आवाज उनके पीछे गूंजी। ज़ारा ने तुरंत प्रिया को उठाया और खांसी से नहीं रोक सकी। माफ करें, हमने आपकी कार समझ ली थी। अर्जुन ने नीचे देखा उसकी तरफ। उसने मेकअप नहीं किया था और शराब के प्रभाव उसके चेहरे पर बहुत स्पष्ट थे, जो गोरा था और उस पर गुलाबी आभा थी। अनन्या की आंखें इधर उधर घूम रही थी और उसने अचानक कहा, मुझे अभी प्राइवेट रूम में दीदी ज़ारा से बात करने का मौका नहीं मिला। चूंकि आप भी जा रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा, चलो उन्हें छोड़ देते हैं। ज़ारा ने अनन्या की तरफ देखा। ये नहीं सोच रही थी कि उसका इरादा अच्छा है, क्योंकि उसके शब्द एक रखेल की तरह लग रहे थे, अपना प्रभुत्व जता रहे थे, जैसे वो अपनी अद्वितीय स्थिति का प्रदर्शन कर रही हो कि वो अर्जुन से मांग करने की हिम्मत रखती है। ज़ारा ने शांति से कहा, कोई जरूरत नहीं, हमने जो कार बुलाई है वो जल्द ही आ जाएगी। प्रिया ने अपने नशे के धुंधलके में अर्जुन को पहचान लिया और जानती थी कि अनन्या वो थी जिसने ज़ारा को फंसाया था। वो पहले से ही उनसे बहुत नाराज थी और अब जब वो नशे में थी और इतनी साफ साफ नहीं सोच पा रही थी, वो और भी बेलगाम हो गई। वो तुरंत बैठ गई। ठीक है, शुक्रिया। ज़ारा ने जल्दी से उसे पकड़ लिया।
हमारी कार जल्द ही आ जाएगी। प्रिया ने उसे वापस कार में खींच लिया। बैठ जाओ। हम प्रेसिडेंट मल्होत्रा और मिस शर्मा की दया को कैसे ठुकरा सकते हैं? जैसे जैसे वो एक दूसरे को खींच और झटक रहे थे, अर्जुन बेचैन हो गया। बैठना है तो बैठो, उतरना है तो उतरो, मेरा समय बर्बाद मत करो। जारा एक पल के लिए रुकी, इससे पहले कि प्रिया ने उसे जबरदस्ती खींचकर बैठा लिया। प्रिया ने एक मजबूर मुस्कान दी। धन्यवाद प्रेसिडेंट मल्होत्रा। चलो अब चलते हैं। पीछे वाली सीट पर 3 महिलाएं थी, जबकि अर्जुन पैसेंजर सीट पर गया। जारा के पास अपनी राइड हेलिंग सेवा रद्द करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अनन्या ने कहा था कि वो उन्हें उपहार देगी, और उन्होंने असल में हामी भर दी, जिससे वो बेहद असहज महसूस कर रही थी। वो मुख्य रूप से अपनी स्थिति दिखाना चाहती थी, और उसे यकीन था कि जारा उसके व्यक्तित्व को देखते हुए बस में नहीं चढ़ेगी। लेकिन उसने गलत अनुमान लगाया। लेकिन ये सोचकर कि अर्जुन ने उसकी वजह से जारा को कार में बैठने दिया था, उसे थोड़ी खुशी हुई। कार चलने लगी। अनन्या ने फिर से जारा और अर्जुन के पिछले कुछ वर्षों की दोस्ती के बारे में सोचा, और रियर व्यू मिरर में चुपके से नजर डालने से नहीं रोक सकी। पैसेंजर सीट पर अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और सोने का नाटक कर रहा था। किसी पर ध्यान नहीं देना चाहता था। उसने थोड़ी राहत की सांस ली। डिब्बा शांत था, कोई नहीं बोला। लेकिन प्रिया पहली थी जिसने अपना संयम खो दिया। उसके लिए अर्जुन से नफरत करना एक बात है, लेकिन अनन्या का उसकी नजर में तीसरा पक्ष होना, दूसरे लोगों के रिश्तों में दखल देना, दूसरी बात है। वो उसे ये जताने के लिए दृढ़ है कि असली पत्नी कौन है। उसने रियर व्यू मिरर पर लटका एक बुना हुआ पेंडेंट देखा, और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, यू, वो पेंडेंट परिचित लग रहा है। क्या ये वैसा नहीं लगता जैसा तुमने खुद बनाया था? ये वास्तव में जारा ने बनाया था, लेकिन उसने इस पल इससे इनकार किया। मैंने इसे खरीदा था। प्रिया ने खोल दिया। तुमने किया था। तुम उन दिनों जब भी खाली समय मिलता ट्यूटोरियल वीडियो देख रही थी। मैं सोच रही थी कि इसे खत्म करने के बाद तुमने इसे कहाँ लटका दिया। पता चला तुमने इसे कार में लटका दिया। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी, अपनी आंखें खोली और पेंडेंट पर नजर डाली। प्रिया अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने फिर से सीट को थपथपाया और कहा, और ये कार एक्सेसरीज का सेट, मुझे याद है तुमने भी इसे खरीदा था। तुमने मुझसे यहां तक पूछा था कि कौन सा रंग अच्छा लग रहा है। अनन्या का भाव कुछ अकड़ गया था। कहा जाता है कि कार एक दूसरा घर है। इस कार में सब कुछ जारा ने व्यवस्थित किया था। उसने अर्जुन के घर को व्यवस्थित किया था। इस घनिष्ठता ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसके गले में मछली का कांटा फंस गया हो। उसे असहज देखकर प्रिया को सुकून मिला। जारा स्वाभाविक रूप से प्रिया का मतलब समझ गई। उसने असहाय रूप से उसकी तरफ देखा और कोई जवाब नहीं दिया। वो सच में जवाब नहीं दे सकी। वो एयर कंडीशन वाली कार में बैठी थी, लेकिन उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। उसके पैर की चोट में अब तक इतना दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये इसलिए था क्योंकि वो आज बहुत दौड़ी थी या क्या, लेकिन अब फिर से दर्द होने लगा था। उसे मतली भी महसूस हो रही थी और उसका पेट खराब था, इसलिए वो बहुत असहज महसूस कर रही थी। तभी अनन्या ने देखा कि कार उसके घर की दिशा में जा रही थी, इसलिए उसने तुरंत कहा, प्रेसिडेंट मल्होत्रा, चलो पहले दीदी जारा को घर छोड़ देते हैं। उसे डर था कि अगर वो पहले कार से उतर गई तो जारा और अर्जुन के बीच कुछ हो सकता है। हालांकि ड्राइवर और प्रिया के वहां होने की संभावना नहीं थी। उसे बस लगा कि उन सभी को जारा को छोड़ने के लिए उसके साथ जाना चाहिए, ताकि वो घर की महिला की तरह दिखे। कार पहले ही अनन्या के आवासीय क्षेत्र में आ चुकी थी। उसे ये कहते सुनकर ड्राइवर ने अर्जुन की तरफ देखा, जिसने सिर हिलाया। फिर कार मुड़ी और फिर से चली गई। जारा ने पीछे वाली सीट से देखा। अर्जुन को इतना आज्ञाकारी देखना दुर्लभ था। वो अनन्या की बेचैनी को भी महसूस कर सकती थी,
और मन ही मन उसकी क्षुद्रता पर हंसना चाहती थी। या शायद प्यार में महिलाएं ऐसी ही होती हैं, इतनी असुरक्षित। अगर वो अर्जुन को अधिक समय से जानती तो वो जानती कि अर्जुन अब उसके प्रति काफी आज्ञाकारी है। ज़ारा ने भौहें सिकोड़ी। उसका पेट मतली से मचल रहा था। वो खुद को और नहीं रोक सकी और ड्राइवर की सीट को थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। क्या आप कृपया कार रोक सकते हैं? ड्राइवर को फिर भी अर्जुन से अनुमति लेनी पड़ी, लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। ज़ारा ने अपने दांत पीस लिए और कहा, अभी रुको, मुझे उल्टी आ रही है। अर्जुन ने बस में सवार होने के बाद से अपने पहले शब्द कहे, परेशानी। ड्राइवर ने कार रोक दी और ज़ारा तुरंत कार से बाहर भागी। सड़क के किनारे एक कूड़ेदान के पास बैठ गई और उल्टी करने लगी। उल्टी करने के बाद उसे बेहतर महसूस हुआ और कम असहजता हुई। किसी ने उसे मिनरल वाटर की बोतल दी। उसे लगा कि ये प्रिया है। उसने लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गलती से दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि उस हाथ की उंगलियों के जोड़ स्पष्ट थे, बहुत कठोर और बड़े थे, और ये प्रिया का नहीं था। वो मुड़ी और अर्जुन को देखा। ज़ारा की आंखें एक पल के लिए टिमटिमाई और कुछ सेकंड बाद उसने पानी लिया और अपना मुंह धोया। अर्जुन को अभी अभी उसके हाथ ने पकड़ा था और उसने महसूस किया कि उसकी हथेलियां पसीने से तर थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे देखने पर उसने देखा कि उसकी पीठ भी गीली थी। फिर उसने उसकी बाह पकड़ी और पाया कि ये वास्तव में ठंडी थी। उसने गहरी आवाज में कहा, क्या तुम नहीं कह सकती थी कि तुम अस्वस्थ महसूस कर रही हो? अनन्या और प्रिया, जो कार में थे, दोनों ने ये दृश्य देखा। अनन्या बहुत नाखुश दिख रही थी, जबकि प्रिया शालीन थी। प्रेसिडेंट मल्होत्रा हमारे साथ इतने सक्रिय हैं। यूयू। अर्जुन के नियमों को जानते हुए ड्राइवर ने चुपचाप कार की खिड़की ऊपर कर ली, जिससे पीछे के दो लोगों को और अधिक सुनने से रोका जा सके। ज़ारा ने अपना हाथ हटा लिया और दूर से कहा, मैं प्रेसिडेंट मल्होत्रा को कैसे परेशान कर सकती हूं? अर्जुन का रवैया भी उदासीन था। क्या मैंने तुम्हें कम परेशान किया है? ज़ारा को नहीं लगा कि उसने उसे कभी किसी भी तरह से परेशान किया है, और इस पल वो उससे बहस करने के लिए बहुत कमजोर थी। संक्षेप में, हमारा वर्तमान संबंध उपयुक्त नहीं है। अर्जुन ने मजाक उड़ाया। हमारा क्या संबंध है? ज़ारा ने वास्तव में थका हुआ महसूस किया। अनन्या नहीं चाहती थी कि वो अर्जुन से मिले, और वो भी अर्जुन से नहीं मिलना चाहती थी। जब भी वो उसके साथ एक ही स्थान पर होती, उसे दम घुटने जैसा महसूस होता था। उसने कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे अभी भी मतली महसूस हो रही है और मैं कार में नहीं बैठना चाहती। यहां से हमारे रहने की जगह बहुत करीब है। मैं वापस अकेले चल सकती हूं। अगर आपके लिए सुविधाजनक हो तो आप सीसी को कॉलोनी के प्रवेश द्वार तक छोड़ सकते हैं। अर्जुन लोगों को मनाने में अच्छा नहीं था। नहीं, उसके पास बहुत धैर्य था। कार में बैठोगी या नहीं? मैं सच में कार में नहीं बैठना चाहती। अर्जुन ने केवल यही एक सवाल पूछा और फिर कार में लौट आया और ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का निर्देश दिया। प्रिया अचंभित रह गई। यूयू अभी तक बस में नहीं चढ़ी है। वो वापस अकेले चलना चाहती है। तो तुम सच में उसे अकेले चलने दोगे? अर्जुन ने उदासीनता से अपनी पलकें उठाईं, रियर व्यू मिरर में पीछे वाली सीट पर नजर डाली, और प्रिया ने अपने निचले होंठ को काटा और कार का दरवाजा खोल दिया। तो फिर मैं भी उतर जाती हूं। वो मुश्किल से खुद को संभाल पाई थी कि कार तेजी से भाग गई, जिससे वो इतनी नाराज हो गई कि उसने अर्जुन को कई और गालियां दी। उसे एक बेरहम कमीना कहा जो पुराने प्यार को नए के लिए भूल गया, चंचल, अमानवीय और घृणित। उसने कामना की कि वो कमीना जल्द ही दिवालिया हो जाए। ज़ारा ने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि वो बता नहीं सकती थी कि उसके पेट में दर्द हो रहा था या उसके पेट के निचले हिस्से में ऐंठन हो रही थी, और वो खड़ी नहीं हो सकी और झुककर बैठ गई। यूयू। प्रिया तुरंत उसे सहारा देने के लिए दौड़ी, और उसका चेहरा पूरी तरह से पीला देखकर उसे पता चल गया कि कुछ बुरा हुआ है।
वो उसे अस्पताल ले जाने के लिए एक कार रोकना चाहती थी, लेकिन इस समय मुख्य सड़क पर उसे टैक्सी कहाँ मिल सकती थी। फिर उसने एक राइड हेलिंग ऐप खोला, लेकिन पास में कोई इमारत नहीं थी और वो पिकअप स्थान का पता नहीं लगा सकी। वो बेहद चिंतित थी और नहीं जानती थी कि क्या करे। इस पल जो कार पहले ही जा चुकी थी, अचानक वापस आ गई, इस बात को अनदेखा करते हुए कि उसने अभी अभी कितनी बुरी तरह उसका अपमान किया था। प्रिया, हमेशा लचीली, तुरंत चिल्लाई, प्रेसिडेंट मल्होत्रा, प्रेसिडेंट मल्होत्रा, कृपया यूयू को बचाएं, वो मर रही है। अर्जुन तेजी से कार से बाहर निकला, जारा को जमीन से उठाया और उसे पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। प्रिया ने भी पैसेंजर सीट खोली और बैठ गई। जल्दी जल्दी अस्पताल चलो। गाड़ी तेजी से भाग गई। जारा कांप रही थी और पूरे शरीर पर पसीना आ रहा था। उसका दिमाग धुंधला था और वो कमजोर रूप से अर्जुन के कंधे पर झुक गई। उसके हाथ उसके कॉलर को पकड़े हुए थे। अनन्या नहीं जानती थी कि क्या भाव बनाए और बोली, डॉट दीदी जारा, तुमने कितना पी लिया? तुम सच में अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रही हो। अर्जुन ने नीचे देखा जारा की तरफ। उसकी भावनाएं अस्पष्ट थी। अचानक उसने अपने हाथों पर कुछ चिपचिपा महसूस किया, जैसे उसे जारा को उठाते समय लगा हो। उसने भौहें सिकोड़ी और देखने के लिए छत की लाइट चालू कर दी। अगर उसने नहीं देखा तो ठीक था, लेकिन जब उसने देखा तो उसने अपनी हथेली पर खून देखा। अर्जुन अवाक रह गया। प्रिया भी एक पल के लिए अवाक रह गई और फिर बोल पड़ी, यूयू, तुम्हारा गर्भपात हो गया? अर्जुन चौंक गया और तुरंत जारा की तरफ देखा। जारा पहले ही बेहोश हो चुकी थी। ड्राइवर समझदार था और उसने गति को अधिकतम अनुमत गति तक बढ़ा दिया। 15 मिनट बाद वे आखिरकार अस्पताल पहुंच गए। अर्जुन जारा को कार से बाहर ले गया। उसके कदम स्थिर और तेज थे। वे इमरजेंसी रूम में गए, जहां एक नर्स तुरंत उसके लिए एक मोबाइल बेड ले आई ताकि वो जारा को लिटा सके, और पूछा, मरीज की क्या स्थिति है? उसने बहुत अधिक शराब पी रखी थी और उसके पैरों में चोटें हैं। नर्स ने नोट किया और कुछ डॉट और उसका गर्भपात हो गया। अर्जुन को पहले ही याद आ गया था कि ये कौन सा समय था। ये बैंगलोर शाखा के कॉन्फ्रेंस रूम में था। चूंकि ये एक अचानक बात थी, वो अपना मास्क नहीं लाया था, लेकिन उसने सोचा कि वो इसका ध्यान रखेगी। आखिरकार, यहां तक कि जब वो कभी कभी इसे पहनने में बहुत आलसी होता था, जारा हमेशा उसकी दवाई लेना याद रखती थी। जब जारा उठी तो दिन का उजाला हो चुका था। हैंगओवर के सिरदर्द ने उसे विशेष रूप से असहज महसूस कराया। तभी एक ठंडी, उदासीन आवाज बगल से आई, पानी बाय बेडसाइड टेबल पर है। वो अर्जुन की आवाज है। जारा ने लगभग तुरंत अपनी आंखें खोल दी। अर्जुन बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर बैठा था। उसके पैर क्रॉस किए हुए थे। उसे देख रहा था। डॉट प्रेसिडेंट मल्होत्रा यहां क्यों है? फिर उसे एहसास हुआ कि वो एक अस्पताल में लेटी हुई थी। उसके हाथ के पिछले हिस्से में 4 ड्रिप लगी हुई थी और वो थोड़ी भ्रमित थी। मेरे साथ क्या हुआ? अर्जुन ने शांति से पूछा। तुम्हें कल रात का कुछ याद नहीं है? मुझे याद है, मैंने बहुत पी लिया था। मैं नशे में थी। मेरा पेट मतली से मचल रहा था। मेरे पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा था और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन घर पर सोने के बाद मुझे बेहतर महसूस हुआ। क्या मुझे अभी भी अस्पताल आने की जरूरत है? उसे कुछ गड़बड़ लगी। मेरे साथ क्या गड़बड़ है? अर्जुन का भाव अस्पष्ट था। गर्भपात हो गया। जारा अवाक रह गई और फिर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका चेहरा पहले से ही पीला था, लेकिन अब यह पूरी तरह से बेरंग हो गया था। उसका दिमाग गूंज रहा था, खाली था और घबराया हुआ था। गर्भपात। उसका एक बार गर्भपात हो चुका था, जो बहुत अचानक भी था। यह उसके जानने से पहले ही खत्म हो गया था। उसने सोचा था कि यह सबसे दर्दनाक चीज थी जो उसने अपने जीवन में कभी अनुभव की थी। दूसरी बार कैसे हो सकता है?
जारा उन 3 शब्दों के कारण भयानक लग रही थी, जैसे एक थोड़ी तेज हवा का झोंका भी उसे उड़ा सकता था। अर्जुन को नहीं पता था कि वो पहले इतनी नाजुक थी। पैर बदलने के बाद उसे आखिरकार उस पर दया आई और उसने कहा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। ये सिर्फ तुम्हारा पीरियड है। जारा को समझने में देर हुई। क्या? अर्जुन ने शायद ही कभी कुछ शब्दों की व्याख्या की। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें पीरियड में ऐंठन, एनीमिया है और शराब के सेवन से तुम्हारी गंभीर प्रतिक्रिया हुई। तुम्हारा दोस्त मुझसे बकवास कर रहा था। मैं बस उसके शब्दों का इस्तेमाल तुम्हें डराने के लिए कर रहा था। क्या ये गलत है? क्या इसका मतलब यह है कि कल उसे इतना दर्द सिर्फ पीरियड ऐंठन के कारण हुआ था? जारा की सांस धीरे धीरे सामान्य हो गई। अपने गर्भपात के बाद पिछले 2 महीनों से उसे पीरियड नहीं आया था। उसने ऑनलाइन देखा था और उसमें लिखा था कि ये प्रसवोत्तर अनियमितताओं के कारण हो सकता है और ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। वो व्यस्त थी और उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कल रात उसका पीरियड आएगा और उसे इतना दर्द होगा। वो इतनी नशे में थी कि उसे कुछ पता नहीं था और उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन शुक्र है कि ऐसा नहीं था। अर्जुन ने उसके भाव को देखा। राहत महसूस हो रही है? जारा ने अपनी आंखें उठाई और जवाब में पूछना चुना, और प्रेसिडेंट मल्होत्रा? जब उन्होंने सोचा कि मेरा गर्भपात हो गया है तो उन्हें कैसा लगा? अर्जुन नहीं बोला। जारा ने अपने मुंह के कोने को हिलाया, अंदाजा लगाया कि वो अच्छे मूड में नहीं था। वो फिर से राहत महसूस कर रही थी कि उसे पिछली बार उसके असली गर्भपात के बारे में नहीं पता था। उसे अपने बच्चे को खोते समय उसकी ठंडी और उदासीन आंखों में नहीं देखना पड़ेगा। 4 ड्रिप खत्म हो जाने के बाद तुम्हें ठीक हो जाना चाहिए और डिस्चार्ज हो सकती हो। अगर आप व्यस्त हैं, मिस्टर मल्होत्रा, तो आप अभी जा सकते हैं। जारा ने विनम्रता से लेकिन दूर से कहा। अर्जुन वैसे भी जाने ही वाला था। वो उठा और वार्ड के दरवाजे तक गया, फिर किसी कारण से वापस मुड़ा और पूछा, अगर तुम सच में गर्भवती होती तो क्या करती? क्या उससे ये सवाल पूछना सार्थक है? अगर वो उसके बच्चे से गर्भवती है तो बच्चे का भाग्य वो नहीं तय कर सकती। वो सबसे अधिक संभावना उससे गर्भपात कराने को कहेगा। उसने एक मजबूर मुस्कान दी और फिर कहा, निकलवा दूंगी। अर्जुन ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, तुम होशियार हो। फिर वो चला गया। जारा हेडबोर्ड के सहारे पीछे झुक गई, फिर भी अपनी छाती में एक महीन, तेज दर्द महसूस कर रही थी। उसे लगा जैसे वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। अर्जुन ठंडे भाव के साथ अस्पताल से निकल गया। ड्राइवर कार को दरवाजे पर ले आया। वो कार से बाहर निकला, पीछे वाली सीट के चारों ओर गया, कार का दरवाजा खोला और अर्जुन ने अपनी नजर नीचे की। सीट कुशन पर हल्के खून के धब्बे थे। ड्राइवर ने जल्दी से कहा, मुझे माफ करें मिस्टर मल्होत्रा, मैं सीटों की जांच करना भूल गया और ध्यान नहीं दिया कि वे गंदी है। मैं वापस जाते ही सीट कुशन साफ करवा दूंगा। जारा ने ये कुशन सेट खरीदा था। कल रात जब उसकी दोस्त ने इसका इस्तेमाल अनन्या को परेशान करने के लिए किया था, वो बहुत नाराज हुआ था। अर्जुन भावहीन रहा। मैं अब कैसे बैठूं? अर्जुन एक कीटाणुभीत है। उसके आसपास हर कोई ये जानता है। क्या आप पहले पैसेंजर सीट पर बैठना चाहेंगे? क्या मुझे तुम्हें ये सिखाना होगा कि चीजें गंदी होने पर उन्हें अलग करके फेंक देना चाहिए? ड्राइवर अचंभित रह गया, फिर तुरंत कार्रवाई की। 5 मिनट बाद कार चली गई। एक पूरा सेट कार एक्सेसरीज नजदीकी कूड़ेदान के पास छोड़ दिया। 4 ड्रिप खत्म होने और नर्स के सुई निकालने के बाद जारा ने अपना फोन उठाया और प्रिया के वीचैट संदेश का जवाब दिया कि वो कैसी है। प्रिया काम पर गई। कामकाजी लोगों के लिए छुट्टी लेना इतना आसान नहीं है। जारा ने जवाब दिया कि वो ठीक है और घर जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो असल में थोड़ी और सोना चाहती थी। चूंकि नर्स ने उसे जाने के लिए नहीं कहा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो दोपहर तक सोती रही जब उसे एक फोन आया। कौन? लाइन के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति बहुत असंतुष्ट था। जारा, मैं हूं।
तुम हर बार जब मैं तुम्हें फोन करता हूं तो ये क्यों पूछती हो कि मैं कौन हूं? क्या तुमने मेरा नंबर सेव नहीं किया है, यंग मास्टर सुयश? हाँ, जारा ने कहा। मुझे माफ करें, यंग मास्टर सुयश। मेरे पास अभी तक इसे सेव करने का समय नहीं था। ओह, कोई बात नहीं, मैं गिला नहीं रखता। बस बाद में इसे सेव करना याद रखना। सुयश को जारा में बहुत दिलचस्पी थी। वैसे मेरा वीचैट भी यही फोन नंबर है। तुम मुझे बस ऐड कर सकती हो। जब उबो तो हम चैट कर सकते हैं, जारा ने कहा। ठीक है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूं, यंग मास्टर सुयश? कुछ नहीं, मुझे बस याद आया कि तुमने कल रात काफी पी लिया था और देखना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं अस्वस्थ महसूस नहीं कर रही हूं। मैं ठीक हूं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, यंग मास्टर सुयश। चलो फिर साथ में लंच करते हैं। मैं अब तुम्हें ढूंढता हूं। कल रात उसकी मदद के कारण जारा मना करने का मन नहीं कर पाई। मैं यंग मास्टर सुयश को यह भोजन खिलाऊंगी। जरूर। फोन रखने के बाद जारा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। घर जाने के बजाय उसने पास के एक शॉपिंग मॉल में कपड़ों का एक सेट खरीदा और उन्हें बदल लिया। फिर उसने एक सार्वजनिक शौचालय में अपना चेहरा धोया। जारा सुंदर है और उसकी त्वचा बहुत अच्छी है। वो सिर्फ लिपस्टिक लगाकर भी शानदार दिखती है। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम इतने करीब टकराएंगे। जब वो और सुयश एक पश्चिमी रेस्तरां में डिनर कर रहे थे, उनकी मुलाकात फिर से अर्जुन और अनन्या से हो गई। अर्जुन ने अपने कपड़े बदल लिए थे और फिर भी सूट और टाई में तैयार था। ऐसा लग रहा था कि अस्पताल छोड़ने के बाद वो कंपनी गया और दोपहर तक व्यस्त रहा। जब वो बाहर आया तो अकेले अनन्या के साथ लंच करने आया था। उनकी टेबल एक कोने में थी और जारा ने नाटक करने का इरादा किया कि उसने उन्हें नहीं देखा। लेकिन सुयश पहले ही उत्साह से हाथ हिला चुका था। भाई झा। अर्जुन की नजर दोनों के बीच गई। उसका भाव ठंडा पड़ गया। फिर वो सीधे उनके पास आ गया। सुयश मुस्कुराते हुए बोला, भाई झा, तुम लोग भी यहां खा रहे हो? क्या संयोग है। जारा और मैं भी यहां। चलो एक ही टेबल पर बैठते हैं। अर्जुन फिर बैठ गया, जारा के सामने। जारा केवल जवाब दे सकी, प्रेसिडेंट मल्होत्रा। अर्जुन ने शांति से कहा, अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही डेट पर चली गई। मिस मेहता सच में हर दिन बहुत व्यस्त रहती है। जारा ने बस इतना कहा, मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। अनन्या जारा के बगल में बैठ गई। उसकी नजर जारा और सुयश के बीच घूम रही थी। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैं चिंतित थी कि मैंने दूसरे दिन सुयश के वीचैट मोमेंट्स पर पोस्ट को गलत समझ लिया था, लेकिन पता चला कि ये सच था। जारा ने महसूस किया कि उसने अपने वीचैट मोमेंट्स पर जिस पोस्ट का उल्लेख किया था वो उससे संबंधित था, लेकिन वो इसे नहीं जानती थी। सुयश ने सीधे कहा, बिल्कुल, मैं गंभीर हूं। भाभी, मैं कोई आकस्मिक व्यक्ति नहीं हूं। अनन्या एक पल के लिए रुकी। ये देखकर हैरान लग रही थी कि उसने उसे ऐसे बुलाया था। उसने अपने होंठ काटे, शर्म से अर्जुन की तरफ देखा और धीरे से कहा, दीदी जारा, मैं तुमसे सच में जलन हो रही है। यंग मास्टर सुयश तुम्हारे प्रति इतने समर्पित है। अर्जुन ने उसे मेनू दिया। दूसरों से जलन क्यों करती हो? अनन्या का चेहरा लाल हो गया। बिल्कुल, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि प्रेसिडेंट मल्होत्रा मेरे लिए कितने अच्छे हैं। मैं बस खुश हूं कि दीदी जारा ने अपना दूसरा आधा ढूंढ लिया है। जारा ने अपनी आंखें नीची कर ली, किसी की तरफ नहीं देखा। अगर सेक्रेटरी शर्मा मजाक और गंभीर बातों के बीच अंतर नहीं कर सकती, तो वो काम पर दूसरों के लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। सुयश और मैं सिर्फ साधारण दोस्त हैं। बस जैसे ही अनन्या सोच रही थी कि कैसे जवाब दिया जाए, अर्जुन ने कहा, अगर वो मुसीबत पैदा करती है तो मैं स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा करूंगा। मिस मेहता को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या मिस मेहता इस्तीफा नहीं दे रही है? आपको काम के मामलों से सरोकार रखने की जरूरत नहीं है। बेशक वो अनन्या की रक्षा कर रहा था, नहीं तो सुयश इतनी स्वाभाविक रूप से अनन्या को भाभी नहीं बुलाता।
कल रात वो उत्सुक थी कि अर्जुन ने अपने दोस्तों से अनन्या का परिचय कैसे कराया, और अब उसे पता चल गया वो निश्चित रूप से उसकी गर्लफ्रेंड होगी। जारा ने चुपचाप अपना भोजन समाप्त किया और साथ ही सुयश से दूर रहने का फैसला किया, ताकि हर कुछ दिनों में अर्जुन से मिलना न पड़े। भोजन के बाद सुयश ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की और जारा ने मना नहीं किया। उसने कार में रहते हुए सुयश को वीचैट पर ऐड किया। वीचैट पर उसके पास कोई सत्यापन सेटिंग नहीं थी, इसलिए उसने सीधे उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उसने उसके मोमेंट्स खोले, उसमें स्क्रॉल किया और आखिरकार वो पोस्ट देखी जिसका अनन्या ने उल्लेख किया था। सुयश ने असल में उनकी ग्रुप फोटो ऑनलाइन पोस्ट की थी, उस तरह के कैप्शन के साथ, ये बहुत अस्पष्ट है। आवासीय परिसर के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर जारा ने विनती की, यंग मास्टर सुयश, क्या आप कृपया अपने वीचैट मोमेंट्स पर वो पोस्ट हटा सकते हैं? सुयश नहीं समझा, क्यों हटाएं? ये अनुपयुक्त है, लोग गलत समझेंगे। सच में? मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया है। जारा ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, चलिए इसे हटा देते हैं। सुयश ने अपनी जीभ काटी और अपना फोन उठाया। ठीक है, तुम कहो हटाओ और मैं हटा दूंगा। मैं जो तुम कहोगी वो करूंगा। जारा ने कहा, धन्यवाद यंग मास्टर सुयश। फाइलों को हटाने और फोन रखने के बाद सुयश ने उत्साह से कहा, चलो कल रात फिर से साथ में डिनर करते हैं। जारा ने अपनी सीट बेल्ट खोली। यंग मास्टर सुयश, मैंने ध्यान से सोच लिया है, आपकी नौकरी वास्तव में मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। सुयश तुरंत बेचैन हो गया। ये उपयुक्त कैसे नहीं है? मुझे लगता है ये एकदम सही है। और तुमने कल रात मुझसे वादा किया था कि तुम इस पर विचार करोगी, तो आज तुमने अपना मन क्यों बदल लिया? मैंने आसानी से अपना मन नहीं बदला। मैंने वास्तव में ध्यान से विचार किया और ये वास्तव में उपयुक्त नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यंग मास्टर सुयश जल्द ही एक अधिक उपयुक्त उम्मीदवार ढूंढ लेंगे। जारा कार से बाहर निकल गई। आपके भले ऑफर के लिए धन्यवाद यंग मास्टर सुयश। सुयश स्पष्ट रूप से नाखुश था और गाड़ी भगा ले गया। वास्तव में जारा ने शायद ही सुयश पर विचार किया था। वो केवल उसके साथ डिनर करने के लिए सहमत हुई क्योंकि वो शक्तिशाली लोगों को नाराज नहीं करना चाहती थी। उसने कल रात उसकी मदद की और वो कुछ हद तक उत्सुक थी, लेकिन वीचैट मोमेंट्स पर वो पोस्ट देखने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह से बदल गया। अगर वो वास्तव में सुयश के लिए काम करने जाती है तो ये शायद बहुत सारी अनावश्यक परेशानी पैदा करेगा। अर्जुन को छोड़ने के बाद जारा केवल एक स्थिर नौकरी चाहती थी और बहुत अधिक परेशानी नहीं चाहती थी। अनन्या को वापस कंपनी छोड़ने के बाद अर्जुन दूसरी सचिव को लेकर एक क्लाइंट से मिलने गया। ये क्लाइंट काफी महत्वपूर्ण है और इसके लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। अनन्या को उनकी ओर से अभ्यास करने देना उचित नहीं है। शौर्य भी भागीदारों में से एक था। बैठक शुरू होने से पहले उसे सुयश से एक फोन आया जिसने उसे पीने जाने के लिए आमंत्रित किया। शौर्य ने सीधे मना कर दिया, मैं व्यस्त हूं, मैं नहीं जा रहा। इसके अलावा इस समय तुम कैसा मूर्ख पीने का काम करोगे? सुयश चिल्लाया, तुम सबके पास नौकरी कैसे है? मैंने पहले ही कई लोगों को ढूंढ लिया है। क्लाइंट के आने से पहले शौर्य ने कुछ और सवाल पूछे। तुम्हें क्या हुआ? मेरा दिल टूट गया है। मिस मेहता ने मुझे मना कर दिया। क्या ये उम्मीद नहीं थी कि वो तुम्हें मना कर देगी? इसमें इतना आश्चर्य क्या है? ठीक है, मेरे पास कुछ काम है, मुझे अब जाना होगा। अलविदा। शौर्य ने अपना फोन रखा और कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। अर्जुन ने लापरवाही से पूछा, क्या मना कर दिया? सुयश ने कहा कि सेक्रेटरी मेहता ने उसे मना कर दिया और उसके लिए काम नहीं करेगी। अर्जुन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी और फाइल खोल दी। शौर्य उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान के पीछे के अर्थ को समझ गया। आखिरकार उसे हमेशा यकीन था कि जारा वास्तव में इस्तीफा नहीं दे रही थी, बल्कि सिर्फ उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए नाटक कर रही थी और उसे पाने के लिए मुश्किल बना रही थी। इसलिए प्रदर्शन जारी रखने में असमर्थ
उसने सुयश को मना कर दिया। ज़ारा का मानना था कि उसने खुद को बहुत स्पष्ट कर दिया था, और सुयश का मुड़ जाना स्पष्ट रूप से इसलिए था क्योंकि वो गुस्से में था। इसलिए उसने उसका मतलब समझ लिया होगा। अप्रत्याशित रूप से कुछ दिनों बाद सुयश ने फिर से उससे संपर्क किया। इस बार उसे अगले दिन अपनी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया। ज़ारा को सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। यंग मास्टर सुयश, मुझे माफ करें। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पैर की चोट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और मैं बहुत अच्छी तरह से चल नहीं सकती। क्या आप मुझे एक पता दे सकते हैं ताकि मैं आपको जन्मदिन का उपहार भेज सकूं? तुम्हें यहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ रहो और मैं पूरे समय तुम्हारा वेटर रहूंगा। जरूरत पड़ने पर बस मुझे बुलाना और मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। ये और भी बुरा होगा। दूसरे लोग उनके रिश्ते को गलत समझेंगे। ज़ारा सच में नहीं समझ सकी कि सुयश उसके प्रति इतना दृढ़ क्यों था। उनका पहले कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी। सुयश ने आगे कहा, मैंने उस रात तुम्हारी मदद की और तुमने मुझे केवल एक धन्यवाद और एक भोजन दिया। क्या तुम्हें लगता है कि यह काफी है? मेरी दावत में आओ और हम बराबर हो जाएंगे। इसलिए ज़ारा दूसरों के एहसान लेने से सबसे ज्यादा डरती थी, क्योंकि वो उन्हें कभी चुका नहीं सकती थी। उसने चुपचाप आ भरी। आपकी जन्मदिन की पार्टी कैसी थी? दोस्तों का जमावड़ा या कुछ और? बिल्कुल नहीं। ये मेरे घर पर आयोजित एक बड़ी दावत है और काफी कुछ ग्राहक भी आ रहे हैं। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या करना है, इसलिए मैंने तुमसे संपर्क किया।